गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को मैं क्लास 9 की गृह विज्ञान बता रही थी, जिसमें मैं टेक्सटाइल वाला पोर्शन स्टार्ट की हूँ, कपड़ा, तंतु एवं प्रकार। इसमें कुछ चीज़ें कल मैंने बता दी थी, आज आप लोग को बताना है कपास के तंतु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कपास के तंतु। आपको पता है ये प्राकृतिक तंतु में आता है, वो भी बीज वाले रेशे के अंतर्गत आता है। वनस्पति में वो भी बीज वाले रेशे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कपास का तंतु। यह तंतु चपटा और बल खाए हुए फीते की भांति होता है। कैसा होता है? चपटा और बल खाए हुए फीते की भांति। यह तंतु छोटा होता है और इसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। और हम लोगों ने कितना पढ़ा? आधा से 2.5 सेंटीमीटर। बिंदा मैम की बुक में इसमें लिखा हुआ है 1.25, मतलब 2.5 की जगह वहीं 25 और कम हो गया, तो 1.25 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है। कपड़ों के निर्माण में इस तंतु का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस तंतु से सूत तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में कपास के तंतुओं से सूत चरखे से बनाया जाता था, परंतु अब इसे मशीनों द्वारा भी तैयार किया जाता है। सूत से विभिन्न प्रकार के मोटे और महीन कपड़े जैसे खादी, मलमल आदि तैयार किए जाते हैं। कपास के तंतुओं से तैयार सूत मुलायम तो होता है, किंतु चिकना और चमकदार कम होता है। यह रेशम और ऊन से अधिक भारी होता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो अधिक होता है। ये रेशम और ऊन से क्या होता है? भारी होता है। कपास तंतु की विशेषताएं, इसके भौतिक गुण में देख लीजिए। पहला संगठन, ये सेल्यूलोज का बना है। इसकी जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखने पे अणुविच्छीय रचना, चपटा, बल खाते फीते के समान। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो वही आधा से 2.5। देखिए इसमें वो चीज़ लिखा हुआ, वहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आधे इंच से 2.5, आधे से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, इंच तक होता है। तनाव सामर्थ्य, इसकी लंबाई कम होने के कारण ये जल्दी टूट जाते हैं। रंग, कच्ची अवस्था में इसका रंग त्वचा के समान होता है। ब्लीचिंग के द्वारा इसको सफ़ेद किया जाता है। ये कैसा होता है? क्रीम कलर में होता है, लेकिन इसको वाइट करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग किया जाता है। चमक, इसमें प्राकृतिक चमक नहीं होती, ये खुरदुरे एवं मंद रूप में होते हैं। परिसज्जा द्वारा इनकी चमक व आकर्षण बढ़ाया जाता है। प्रत्यास्थता देख लीजिए। सूती कपड़ों में प्रत्यास्थता की कमी होती है, जिसके कारण इसमें सिकन जल्दी पड़ जाती है। ताप संवाहन, ये ताप के अच्छे संवाहक हैं, अतः गर्म प्रदेशों में सूती वस्त्र का उपयोग उत्तम होता है। नमी सोखने की क्षमता, इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, अतः गर्मी में शरीर से पसीना सोख लेते हैं। रगड़ का प्रभाव, सूती कपड़ों पर रगड़ का कोई प्रभाव नहीं होता, अतः इन्हें धोते समय ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश व ताप का प्रभाव, इन पर सूर्य की किरणों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। संकुचन, सूती वस्त्र पानी में डालने पर जो श्रिंकेज होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो सिकुड़न वाली बात। कभी कभी सिकुड़ जाते हैं, अतः इन्हें परिसज्जा द्वारा संकुचन प्रतिरोधकता लाई जाती है। इनके रासायनिक गुण देख लीजिए। अम्ल का प्रभाव, शांत कार्बनिक अम्ल, शांत का मतलब जो मोटा घोल होता है ना, सांद्र, फिर उसको डाइल्यूट फॉर्म में, जैसे लोग कहते हैं ना शैम्पू को थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पहले तो सांद्र है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं पानी, मतलब उसके प्रभाव को कम करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो ये सांद्र है। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड और H2SO4 सल्फर ऑक्साइड जो होता है आदि में गलकर नष्ट हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव, क्षारीय पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु रंगीन वस्त्रों का रंग निकल जाता है। रंग का प्रभाव, सूती वस्त्रों पर रंग देर से चढ़ते हैं, अतः रंग चढ़ाने के लिए नमक, फिटकरी, क्षार आदि का प्रयोग किया जाता है। ब्लीच का प्रभाव, इनको किसी भी विधि से ब्लीच किया जा सकता है। फफूंदी का प्रभाव, सूती वस्त्रों को नमी या सीलन युक्त स्थान पर रखने से इनमें फफूंदी लग जाती है तथा वस्त्रों से गंध आने लगती है। सूती वस्त्रों की विशेषताएं, सूती वस्त्रों में नीचे दी गई विशेषताएं हैं। नंबर 1 पे क्या है? सूती कपड़ा जितने महीन सूत से बुना जाता है उतना ही उसके सूत पास पास रहते हैं, इससे कपड़ा महीन और चिकना बनता है। इसके विपरीत मोटे सूत से बने कपड़े के सूत परस्पर मिल नहीं पाते, ऐसा कपड़ा कुछ खुरदुरा और मोटा होता है। नंबर 2, जितना महीन वस्त्र होगा गर्मी के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसके भीतर से वायु का आवागमन सरलता से होता है। यह हमारे शरीर के पसीने को शीघ्रता से अपने में सोख लेते हैं, जिससे पसीना हमारी त्वचा पर जमने नहीं पाता। पसीना सोखने के बाद यह वस्त्र शीघ्र सूख भी जाते हैं। यदि वस्त्र पसीने को सोख ले पर देर तक गीला बना रहे तो इसकी सीलन से हमारी त्वचा को हानि पहुंचेगी।
त्वचा पर सीलन का प्रभाव रहने से खुजली आदि चर्म रोग हो जाते हैं। मोटे सूती वस्त्र भी पसीना तो सरलता से सोख लेते पर सूखते देर से हैं। नंबर 3, सूती वस्त्रों की एक विशेषता और है कि ये आसानी से धोए जा सकते हैं और धोने पर ठीक रहते हैं, सिकुड़ते, फैलते या अन्य प्रकार से खराब नहीं होते। हमारे पसीने में शरीर की गंदगी रहती है, इसे सोखने के उपरांत हम सूती वस्त्रों को पानी में धोकर और उबालकर साफ कर देते हैं। ऐसा करने से इनमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता और साथ ही उनमें सब गंदगी दूर हो जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से धोने की सुगमता सूती वस्त्रों को सबसे बड़ा गुण देती है। इसीलिए जो हॉस्पिटल वगैरह कपड़े क्या होते हैं, सूती होते हैं, कॉटन के होते हैं, उसे स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सूती कपड़े उष्मा के कुचालक होते हैं, किंतु थोड़ी सी भी नमी आ जाने पर ये सुचालक हो जाते हैं। इनके रंध्र भी महीन होते हैं और इनमें से वायु सरलता से आ जा सकती है। इसी से गर्मी के दिनों में शरीर की अधिक गर्मी वायु के साथ इन छिद्रों से बाहर निकल जाती है और हमें कुछ ठंडक का अनुभव होता है। इसके रंध्रों और रोओं के बीच वायु भरी रहती है। यह वायु उष्मारोधक इंसुलेटर होने के कारण शरीर की गर्मी को न तो बाहर निकलने देती है और न बाहर की गर्मी को शीघ्र अंदर आने देती है। इन कार्डों से और साथ ही हल्के होने से वस्त्र गर्मी की ऋतु के लिए सबसे अच्छे होते हैं। हमारा देश एक गर्म देश है, यहाँ अधिकतर सूती कपड़ों का ही प्रयोग होता है। नंबर 5 क्या है, इन पर रंग आसानी से चढ़ जाते हैं किंतु अस्थायी नहीं रहते, धोने से शीघ्र निकल जाते हैं। इसी कारण रंगीन सूती वस्त्र बनाने के लिए विशेष उपचार करने पड़ते हैं, मतलब परिसज्जाएं देनी पड़ती हैं। नंबर 6 क्या है, सूती वस्त्र आग शीघ्रता से पकड़ता है, अतः खाना पकाते समय अथवा आग के पास अन्य कार्य करते समय अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। लिनन का तंतु, अब तक आपने देखा कपास के तंतु, वो कैसा रेशा है, तो वो बीज वाला रेशा है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो वनस्पतिक रेशे के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, ये क्या है, यूज टू, मतलब बहुत यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें प्रत्यास्था वगैरह का अभाव होता है, लेकिन इसके जो ये हमें इतना आरामदायक जो देता है, आराम देने के कारण इसके रेशे में हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब गर्मी में आराम देता है, ठंडी में भी आराम देता है, अंदर के वस्त्र इसी से ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इन सब गुणों के कारण इसको धोने में आसानी है, इसको सूखने में आसानी है इत्यादि, मतलब ये रफ टफ है, तो इसके गुणों के कारण, इत्यादि गुणों के कारण ये क्या है, लोकप्रिय है। ठीक है, अब नंबर आता है लिनन का तंतु। तो सबसे पहले जान लीजिए लिनन का तंतु कैसा है, तो ये तने वाले रेशे के अंतर्गत आता है। कैसे रेशे के, तने वाले रेशे के अंतर्गत आता है। और लिनन जो होता है फ्लैक्स नामक पौधे की तनों से प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं, लिनन का प्रयोग अब से 10,000 वर्ष पूर्व से हो रहा है। यह अपने देश के गौरव तथा सम्मान का सूचक है। लिनन भी एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधे को सन या पटसन कहा जाता है। इस पौधे के तंतु चारों ओर नहीं रहते, वरना पौधे के तने में ही एकत्र रहते हैं। अतः इन रेशों के पौधे के तने में से निकाला जाता है तो उस तने को भिगो दिया जाता है। इससे सन तो शेष रह जाता है, अन्य भाग गलकर नष्ट हो जाता है। मैं आपको टेक्सटाइल वाली बुक में इसके प्रोसेस के बारे में पूरा बताई थी। रेटिंग वाली जो प्रोसेस होती है, गलाना, पहले कैसे इसकी खेती होती है, फिर इसको लाया जाता है घर में, फिर इसको कुछ देर क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से भी रेटिंग होती है और क्या होता है कृत्रिम तरीके से भी। तो इसको क्या कहता है, ओस में लोग छोड़ देते हैं बहुत दिनों तक, याद नहीं तो फिर बहते पानी के किनारे इसको कुछ दिन तक छोड़ दिया। उसमें जब बैक्टीरिया पनपती हैं तो क्या करती हैं, जो वो रेशा होता है उसमें पैक्टीन होता है, ठीक है, और सेलुलोज होता है, तो जो उसका गोंद होता है ना वो खा लेते हैं। जब वो बैक्टीरिया उसके गोंद को खा लेते हैं तो जो उसके सेलुलोज है, जो रेशे हैं, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, रेशे फॉर्म में आते हैं। उसके बाद इनको क्या हुआ था, असावधानी के साथ निकाल करके फिर आगे की प्रोसेस की जाती है। पौधे तने यहाँ तक हो गया था, तो उस तने को भिगो दिया जाता है। इससे सन तो शेष रह जाता है, अन्य भाग गलकर नष्ट हो जाता है। लिनन का रेशा सीधा, चिकना, नोकदार दिखाई देता है। इसमें रोए, बल तथा लचीलापन नहीं होता। ये बांस के समान गांठों के निशान होते हैं। ये जो गांठों के निशान होते हैं किसी कारण, जो गोंद पैक्टीन होता है इसके कारण इसमें क्या होते हैं, गांठों के निशान दिखते हैं। उष्णता वाहक तंतु, लिनन एक अच्छा उष्णता वाहक तथा सर्वाधिक मजबूत तंतु है। यह शरीर की गर्मी को शीघ्र निकाल देता है, अतः यह सदैव ठंडा अनुभव होता है। ये कैसा है, ठंडेपन का अनुभव कराता है, उष्णता वाहक है, गर्मी को हरने वाला है। ठीक है, लिनन तंतुओं की विशेषता, भौतिक गुण, संगठन, इसमें
इसमें सेल्यूलोज मुख्य रूप से रहता है तथा कुछ मात्रा पैक्टीन की भी होती, जो मैं आपको आगे बताई थी। अणु विच्छिड़ी रचना माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की बात की गई है। लिनन का तंतु लंबाई के अनुपात में काट कर देखने पर यह सीधा बेलन के आकार का तथा चमकदार दिखाई देता है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं। इसकी लंबाई कितनी होती, तो इसकी लंबाई 12 इंच से लेकर 20 इंच तक की होती है। मजबूती, यह टिकाऊ एवं मजबूत होता है। चमक, इसकी चमक रेशम से ज़्यादा होती है। प्रत्यास्था, इन तंतुओं में प्रत्यास्था की कमी होती है जिससे इसमें सिकुड़न पड़ जाता है। अवशोषकता, नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। ताप संवाहक एवं ताप का प्रभाव, यह ताप का उत्तम संवाहक है, अतः गर्मी में इसके वस्त्र आरामदायक होते हैं। संकुचन व रगड़ का प्रभाव, इन क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फफूंदी व कीड़ों का प्रभाव, गीली स्थिति में फफूंदी लग जाती है, कीड़ों का लिनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रासायनिक गुण, अम्ल का प्रभाव पड़ता है, ये नष्ट हो जाते हैं। उसमें भी कौन से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका इस पर प्रभाव पड़ता है, वो भी सांद्र का। क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्लीच का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ब्लीच ऐसा प्रीफर करना चाहिए कि बिना ब्लीच किया हुआ ही रेशम लिनन का कपड़ा लें, क्योंकि जब ब्लीच करने की प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लीच करने पे जो ऊपर के उसके लेयर होती है वो लेयर टूट जाती है, जिससे क्या होता है रेशा कमजोर हो जाता है, और ये करने से ही इसमें वाइट कलर आता है। रंग का प्रभाव, इन पर रंग सरलता से नहीं चढ़ते, उसके लिए भी ब्लीच किया जाता है। देखिए आगे लिखा भी है, अतः लिनन को रंगने से पहले ब्लीच किया जाता है। यह आगे है जूट, यह तंतु जूट के पौधे से प्राप्त होता है। यह एक सस्ता तंतु है। इसका पौधा 5 से 12 फीट लंबा होता है। बीज के पक जाने पर तने को काट लिया जाता है। तने को पानी में गलाते हैं, तोड़कर पीटकर तंतु को अलग किया जाता है। रेशे चिकने, पीले और कोमल होते हैं। हेम्प की बात की जा रही है, यह भी पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके तंतु सीधे, ठोस एवं पारदर्शी होते हैं। इसमें ऐंठन व लचीलेपन का अभाव रहता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं होता। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कागज उद्योग में होता है। क्षार इसे नष्ट कर देते हैं। हेम्प तंतु पर फफूंदी लग जाती है। इसका उपयोग गलीचा, रस्सी, जूते का बनबर, मतलब जो ये लेस होती है ना सूस की, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ऊन के तंतु, अगला टॉपिक क्या है, ऊल फाइबर। ऊन का तंतु ऐन्द्रिक तंतु है। यह विभिन्न पशुओं के बालों तथा रोए से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य पशु क्या है, भेड़ से मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं ऊंट, खरगोश व बकरी से भी ऊन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तुर्किस्तान की अंगोरा बकरी, ऑस्ट्रेलिया की मैरिनो भेड़ तथा कश्मीर तथा तिब्बत की बकरियों से भी बढ़िया ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा बकरी तथा भेड़ के मेमने से सर्वोत्तम ऊन प्राप्त होता है, जिसे पश्मीना कहते हैं। यह बहुत मुलायम एवं हल्का व गर्माहट देने वाला होता है। कौन, अंगोरा बकरी, और जो भेड़ के मेमने से बाल प्राप्त किया था उसकी बात की जा रही है। वैसे ऊन की उत्तमता इन जानवरों की उत्तम जाति एवं स्वास्थ्य पर निर्भर होती है। बढ़िया ऊन के लिए इन्हें उत्तम रीति से पाला जाता है। आपने कहा था ना, जीवित ऊन के बाल के जो ऊन बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। मरे के क्या होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते। जैसे टैगलाक वगैरह ऊन बनाए जाते हैं, ठीक है। मृत ऊन जिसे कहते हैं, पुल्ड ऊन कहते हैं, ये सब क्या होता है, मरे हुए जानवरों के बालों से बनाते हैं, तो वो अच्छी नहीं होते। तो क्या होता है, मोटे कपड़े, रस्ते, गलीचे वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। बढ़िया ऊन के लिए उत्तम रीति से पाला। ऊन को बैड कंडक्टर ऑफ हीट एवं गर्मी का कुचालक कहा जाता है। ऊन को क्या कहा जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एवं गर्मी का कुचालक कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता। इसलिए सर्दी के मौसम में व ठंड प्रदेशों में ऊनी कपड़ों से शरीर की रक्षा की जाती है। ऊनी तंतुओं में लचीलेपन का गुण होता है तथा ये मजबूत भी होते हैं तथा देखने में रोएदार, मुलायम तथा चमकदार रहित होते हैं। बढ़िया ऊन में अवश्य कुछ चमक पाई जाती है। यदि ऊन के तंतुओं को सूक्ष्मदर्शी अंश से देखा जाए तो इसमें कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं सी प्रतीत होती। कैसी, कुछ आड़ी आड़ी सी रेखाएं प्रतीत होती। इस कारण ऊन में लंबाई की ओर कुछ सिकुड़न सी पाई जाती है। ऊनी कपड़ा धोने से यह लहरिया और गहरी हो जाती है। काफ़ी नमी देकर प्रेस करने से सूती कपड़े के साथ कुछ समतल होता है। ऊन की सामान्य विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। बढ़िया ऊनी तंतु मात्र 5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक ही लंबे हो सकते हैं, जबकि घटिया ऊन के तंतु 1.2 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं।
रासायनिक विशेषताएं। अम्ल का प्रभाव। अम्लों के प्रयोग से ऊनी वस्त्र छीड़ पड़ जाते, परंतु साधारण धुलाई तथा रंगाई में काम में प्रयुक्त घोल ऊन को कुछ हानि नहीं पहुंचाती। क्लोरीन ऊन के लिए हानिकारक है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड व पोटेशियम परमैंगनेट ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए उपयोगी है। ऊनी वस्त्र धोते समय ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। क्षार का प्रभाव। ऊन पर क्षार का प्रभाव अत्यंत हानिकारक होता है। क्षार के प्रभाव से ऊनी तंतु कड़े तथा पीले पड़ जाते हैं, उनके रोए फैलकर जकड़ जाते हैं। उच्च ताप पर तो इनका प्रभाव और भी अधिक प्रतिकूल पड़ता है। 5% उबलता हुआ कास्टिक सोडे का घोल ऊन को कुछ ही मिनटों में घोल देगा। यदि घोल ठंडा भी हो तो ऊन सदैव के लिए खराब हो सकता है, परंतु यदि सुहागा तथा अमोनिया का प्रयोग किया जाए तो उत्तम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी ऊनी वस्त्रों की धुलाई उत्तम रहती है। धूप का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर धूप का प्रभाव इस प्रकार हो सकता है, रंग उड़ सकता है, तंतु पर भी आघात पहुंच सकता है। ऊन का वस्त्र यदि धूप में रखे तो उसकी रासायनिक दशा में अंतर आ जाता है। यदि ऐसे वस्त्र को रंगवाया जाए तो रंगने में भी कठिनाई होती है। वायु में नमी। ऊन वातावरण में नमी को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। नमी का 30% बोझ ग्रहण कर सकता है। रगड़ना। ऊनी वस्त्रों में गीली अवस्था में रगड़ने से ऊन के तंतु कोमल हो जाते हैं। बार बार रगड़ने से ऊन के तंतुओं की तह उठने लगती है और खुरदुरी हो जाती है। तह उठकर तंतु मोटे हो जाते हैं, अतः ऊनी वस्त्र रगड़कर नहीं धोने चाहिए। रंगों के प्रति आकर्षण। सभी ऊनी तंतु अधिकांश रंगों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। जलने का प्रभाव। ऊनी कपड़े के टुकड़े को जलाकर भी शुद्धता की जांच की जाती है। ऊनी वस्त्र जलने पर मुड़ जाते हैं और एक प्रकार की विशेष गंध देता है। सिकुड़न। गीली अवस्था में ऊन के तंतु सिकुड़ जाते हैं। सूखे ताप का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर अधिक गर्म आयरन करने से उनकी बाहरी परत नष्ट हो जाती है। धूप का प्रभाव। धूप में डालने से इनका रंग नष्ट हो जाता है। कीड़े तथा फफूंद का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों के लिए कीड़े बहुत ही हानिकारक है, ये वस्त्रों को काट कर बेकार कर देते हैं, अतः गर्मी में ऊनी वस्त्रों के संग्रह करने के पहले उन्हें धूप दिखाकर तथा नैप्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियों में दबा देना चाहिए। अम्ल का प्रभाव। ऊन के तंतुओं पर केवल सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रभाव पड़ता है, अन्य अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एस्ट्रेसोफोर जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब ये है। नंबर 13 का है क्षार का प्रभाव। क्षार ऊनी वस्त्रों को पीला कर देता है तथा रंग नष्ट कर देता है। ऊनी वस्त्रों का सिकुड़ना। ऊन में बड़ी संख्या में तंतु होते हैं। ऊन तंतुओं में छोटे छोटे कांटे होते हैं। इन तंतुओं पर गर्मी नमी क्षार का प्रभाव होता है। जब इन पर गर्मी नमी क्षार का प्रभाव पड़ता है तो ये खुल जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, इनको रोए बाहर की ओर फैल जाते हैं। इन तंतुओं को रगड़ा जाता है तो इनके रोए आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कि गर्म कपड़ा कंबल जैसा हो जाता है। उष्णता वाहन। यह शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, अतः यह सर्वदा गर्म रहता है। ऊनी वस्त्रों में मिलावट। ऊनी वस्त्रों में एक धागा खींचकर बाहर निकालते हैं। धागा जहां से टूटा है वह सिरा नुकीला है या नहीं। यदि सिरा नुकीला है तो ऊन शुद्ध है, नहीं तो मिलावट है। नंबर 2, ऊनी वस्त्रों को जलाने पर ऐसी गंध आती है जैसे कि चिड़िया के पंख के जलने कपड़े मुड़ जाते हैं, जलने पर कपड़े मुड़ जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर यह ज्ञात होता है कि ऊनी रेशा गोलाई लिए होता है। ऊनी वस्त्र का टुकड़ा यदि 5 से 6 मिनट तक सज्जी के घोल में डाल दिया जाए तो ऊन तो गायब हो जाता है और सूत बच जाता है। आज बस यहीं तक, कल आगे आप लोग को मैं रेशम बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।